नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नित्य कुछ ऐसे क्रांतिकारी वीडियो लेकर आता हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक बेहतरीन सेशन लेकर आया हूं और आज का जो मेरा ये वीडियो है ये द्वैत शासन से संबंधित है, जहां से एग्जाम में हर हाल कहीं ना कहीं जो है एक प्रश्न आपके लिए टपक पड़ते हैं। इसलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ही महत्वपूर्ण समझा और इस टॉपिक्स को लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं। तो आइए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि द्वैत शासन व्यवस्था से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपने कितनी भी बार द्वैत शासन व्यवस्था को क्यों ना देखा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं जो आज का ये वीडियो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वैत शासन से जितना भी डीप से डीप प्रश्न बन सकता है, मैंने उन सारे प्रश्नों को इसमें समाहित किया है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और आज तक जितने भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उन सारे प्रश्न इस टॉपिक से बाहर जाने वाले नहीं हैं। तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम सीधा अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि द्वैत शासन व्यवस्था, आखिर द्वैत शासन व्यवस्था है क्या। इसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल जानने की जरूरत है। जब तक हम द्वैत शासन व्यवस्था को एकदम करीब से इसके अंदर जाकर के जब तक इन सारे प्रश्नों को देखेंगे नहीं, तब तक हमको ये समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि जहां भी मैं क्लास लेता हूं सिर्फ बच्चे मुझको यही कहते हैं, सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या है द्वैत शासन व्यवस्था। आज द्वैत शासन व्यवस्था को आप तार तार एक एक प्रश्न देखेंगे, यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। आखिर द्वैत शासन व्यवस्था क्या है, मेरा मकसद ये है कि क्या है द्वैत शासन व्यवस्था, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो याद रखना, अगर द्वैत शासन व्यवस्था की बात करें तो याद रखना द्वैत शासन व्यवस्था का मतलब ये होता है दोहरी शासन व्यवस्था। कैसी शासन व्यवस्था? दोहरी शासन व्यवस्था। जैसे हम अगर दोहरी शासन व्यवस्था की बात करें तो याद रखना द्वैत शासन में दोहरी शासन व्यवस्था क्या है। तो याद रखना एक तरफ हम रखेंगे दीवानी को और एक तरफ रखेंगे फौजदारी को। जी हाँ, एक तरफ हम क्या रखेंगे, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा, एक तरफ हम रखने वाले हैं दीवानी मामलों को और दूसरी तरफ क्या रखने वाले हैं, फौजदारी। आखिर दीवानी और फौजदारी क्या है? मैंने, आप जानते हैं कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में आप लोगों को एक एक तोड़ तोड़ सारे प्रश्नों को इतना छोटा बना दिया है कि आपको इतना समझने में आसानी हो गई है कि आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और कहा सर बहुत ही बेहतरीन आपने समझा दिया। हमको ये सेशन बहुत ही पसंद आया और बहुत बच्चों ने कमेंट किया है कि सर द्वैत शासन व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हमको पूरा डिटेल बताइए। तो प्यारे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि द्वैत शासन व्यवस्था का मतलब है दोहरी शासन व्यवस्था। क्या है? दोहरी शासन व्यवस्था। दोहरी शासन व्यवस्था को कहा जाता है। तो याद रखना, हम दोहरी शासन व्यवस्था क्या है, हम एक तरफ दीवानी को बांट देंगे और दूसरी तरफ क्या कर देंगे, फौजदारी। जी हाँ, एक तरफ दीवानी को बांटेंगे, दूसरी तरफ फौजदारी। और याद रखना इस चीज पर आप लोग देख रहे हैं जिसका मालिक कौन था, तो याद रखना ब्रिटिश सरकार। कौन था? ब्रिटिश सरकार। इसके मालिक कौन थे? ब्रिटिश सरकार। और यहां से ये प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर द्वैत शासन व्यवस्था को लागू किसने किया था। तो पहले लागू को हम जानेंगे कि द्वैत शासन व्यवस्था को किसने लागू किया था। तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने लागू किया था? रॉबर्ट क्लाइव का आप लोगों ने नाम सुना होगा। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में लागू किया। जी हाँ, कब लागू किया? 1765 ईस्वी में लागू किया है। और ये व्यवस्था कब तक चलती रही है? 1772 ईस्वी तक चलती रही है। और जैसे ही भारत के अंदर याद रखना वारेन हेस्टिंग आता है। वारेन हेस्टिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल प्यारे मित्रों एग्जाम में पूछता है।
याद रखना 1772 से लेकर 74 तक, दूसरी बार 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक इसका ये कार्यकाल रहा है। और जैसे ही 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल, यानी उस समय से बंगाल लगता था, तो याद रखना उस समय बंगाल में गवर्नर बन करके जैसे ही वारेन हेस्टिंग आता है, इसने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किसने कर दिया? वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया? 1772 ईस्वी में। लगाया किसने है? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया है। कहां पर लगाया है? तो याद रखना बंगाल में। कहां पर लागू किया है? तो सबसे पहले द्वैध शासन व्यवस्था बंगाल में लागू की गई है। अब इसके आगे चलते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं, जहां से आपके माइंड में अब भी कंफ्यूजिंग चल रहा होगा कि आपने इसको तो बता दिया लेकिन इसको नहीं बताया है। तो याद रखना अब उसी की बारी है कि दीवानी क्या होता है और फौजदारी क्या होता है, जिसको रॉबर्ट क्लाइव ने भारत के अंदर बंगाल में सर्वप्रथम लागू किया था। आइए हम इसको समझते हैं कि आखिर द्वैध शासन व्यवस्था क्या है। अभी तो आपने जाना कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में लगाया है और समाप्त किसने कर दिया है? तो याद रखना 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग जैसे आता है तो याद रखना वो समाप्त कर देता है। वारेन हेस्टिंग भारत के अंदर जो है प्यारे मित्रों ये न्यायिक सेवा का जनक है। इसी के समय भारत के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसके समय? वारेन हेस्टिंग के समय भारत के अंदर जो है पहली बार सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना की जाती है बंगाल में। तो याद रखना कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक कौन है, तो वारेन हेस्टिंग को ही टिक करना, क्योंकि इसी के समय भारत के अंदर पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। आइए हम समझने का प्रयास करते हैं क्या है द्वैध शासन व्यवस्था और ये किसने लागू किया। ये आप लोग इसको जान चुके हैं। अब देखेंगे कि आखिर द्वैध शासन व्यवस्था का मतलब क्या है। सिर्फ शासन नहीं है कि शासन को चेंज कर दिया, ये हो गई दोहरी शासन व्यवस्था। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा इलाहाबाद की दो संधियां होती है। किसकी संधि? इलाहाबाद में दो संधियां होती है। इन संधियों के बाद ही भारत के अंदर जो है याद रखना ये शासन व्यवस्था लागू किया जाता है। वह कौन सी संधि थी? तो इलाहाबाद की दो संधि होती है। एक 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। कब? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। एक 16 अगस्त कितने को? 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। किसके किसके बीच होती है, यहां से यह प्रश्न पूछा जाता है। और आप लोग एक पॉइंट देख रहे होंगे कि 1765 यहां भी मिलेगा और 1765 द्वैध शासन व्यवस्था कब लागू की गई? 1765 ईस्वी में। तो यहां भी द्वैध शासन व्यवस्था आपको दिख रहा होगा कि 1765 यहां भी दिख रहा है, तो क्या यहां भी लागू की गई है और यहां भी? तो दोनों को भी डिफाइन करके हम आपको बताएंगे। प्यारे साथियों, जैसे ही इलाहाबाद की संधि होती है, इस संधि किसकी किसके बीच में यह संधि हुई थी? तो याद रखना इसमें था क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। और कौन था? तो याद रखना नजमुद्दौला। कौन था? नजमुद्दौला था। इन तीनों के बीच में याद रखना यह संधि होती है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था और नजमुद्दौला यही था इसका मालिक इलाहाबाद का शाह आलम द्वितीय। इसी ने जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच में एक संधि किया जिसे इलाहाबाद संधि के नाम से जाना जाता है। एक 12 अगस्त 1765 को होती है, एक 16 अगस्त 1765 को होती है। इस संधि के तहत हुआ क्या था, इसके परिणाम को देखिए तब आप समझ पाएंगे कि इलाहाबाद की दो संधि 1765 में होती है। इस संधि के तहत अंग्रेजों को इस संधि के तहत अंग्रेजों को क्या प्राप्त हो जाता है? तो याद रखना इस संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाता है? दीवानी प्राप्त हो जाती है। जैसा कि ये दोनों को अभी लास्ट पॉइंट में आपको एक एक शब्द समझाना चाहता हूं। सबसे पहले आप तो ये जानिए
कि आखिर कोई क्षेत्र प्राप्त होगा, उस क्षेत्र पर उस राज्यों में वहां के जो जमीन थी उस जमीन से भू राजस्व व्यवस्था वसूला जाएगा। जैसे आज आप लोग लगान की बात करते हैं, सब आप जानते हैं कि गांव से होंगे तो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे आज लगान वसूला जाता है, अमीन आता है ना वसूल करने के लिए, सेम यही व्यवस्था को याद रखना अंग्रेजों ने एक संधि किया जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है, और ये 2 संधियां लगातार 4 दिन के अंदर होती है। इस संधि के तहत अंग्रेजों को क्या प्राप्त हो जाता है? बंगाल प्राप्त हो जाता है, बिहार प्राप्त हो जाता है और उड़ीसा क्या प्राप्त हो जाता है। इन क्षेत्रों में अंग्रेजों को भू राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? यहाँ के भू राजस्व जिसको आज अमीन लेकर आता है, याद रखना इलाहाबाद संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भू राजस्व वसूलने का अधिकार जो है याद रखना रॉबर्ट क्लाइव को हो जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? इन व्यवस्था को लागू करने के लिए, द्वैध शासन व्यवस्था को लागू करने के लिए इन क्षेत्रों में याद रखना क्या नियुक्त कर देते हैं? 3 लोगों को नियुक्त कर देते हैं। और ये 3 लोग कौन थे जिनको नियुक्त किया गया है? तो याद रखना ये प्रशासन व्यवस्था को देखने के लिए यहां पर अपने अपने सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। बंगाल में सूबेदार मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था। बिहार में सिताब राय, जी हां सिताब राय को नियुक्त किया जाता है। और उड़ीसा में किसको नियुक्त किया जाता है? तो मेरे प्यारे मित्रों दुर्लभ राय को, किसको? दुर्लभ राय को नियुक्त कर देते हैं। अब देखिए यहां से कहानी स्टार्ट होती है। ये लोग क्या करेंगे? मोहम्मद रजा खां और सिताब राय और दुर्लभ राय ये काम क्या करेंगे? इनको जो है नवाब नहीं नियुक्त किया जाता, नवाब यहां पर अलग रहेगा। इन पॉइंट को आप देखिएगा, ये क्या है वहां के? तो याद रखना इनका काम ये होगा, वहां पर ये सूबेदारी करेंगे। सूबेदार आज एक पद होता है ना, आप जानते हैं ना फोर्स में, तो ये सूबेदार थे। क्या थे? ये सूबेदार थे, वहां के ये सूबेदार थे। बंगाल का सूबेदार मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था, बिहार में सिताब राय को बनाया गया था और उड़ीसा में दुर्लभ राय को इनकी नियुक्त कर दिया जाता है। और ये इन्हें आदेश किया जाता है कि वह अधिक से अधिक भू राजस्व को वसूल करके ब्रिटिश सरकार को देगा। क्या करेंगे ये लोग? ये लोग उन क्षेत्रों में जो है पैसा लगान वसूली करेंगे। लगान वसूली करके क्या करेंगे? सीधा ब्रिटिश सरकार को देंगे। किसको देंगे? ब्रिटिश सरकार को देंगे और ये इंग्लैंड जाएगा यहाँ का पैसा। ये था इसकी व्यवस्था। अब दीवानी और फौजदारी को आप समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ। क्या है दीवानी और फौजदारी व्यवस्था? तो याद रखना ये क्या किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने 2 व्यवस्था को लागू कर दिया था, दोहरी, जैसा कि स्वशासन व्यवस्था। इसका मतलब ये होगा कि जो राजस्व वसूली होगी, क्या होगा? राजस्व की वसूली हो गए। जो पैसा आएगा उसको कौन देखेगा? तो रजा खां देखेगा। रजा खां जिसको किसने नियुक्त किया था? अंग्रेजों ने नियुक्त किया था। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि बंगाल में रजा खां को जो है क्या सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। और यहां पर क्या देखेगा? यहां पर नवाब देखेगा। जो बंगाल का नवाब था वो नवाब क्या करेंगे? तो याद रखना यहां पर नवाब कौन था? नजमुद्दौला। नजमुद्दौला कौन नवाब था? नजमुद्दौला देखेगा। क्या देखेगा? दीवानी का मतलब यह है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। दीवानी उसको कहते हैं जो खेतबाड़ी, इसका मतलब यह कि जमीन जायदाद से उठने वाले जितने भी मैटर होते हैं उसको जो है दीवानी वाला मैटर रखा जाता है। तो यहां पर भू राजस्व वसूला जाएगा और दीवानी के कार्य देखे जाएंगे। और जो यहां से झगड़ा उठेगा, जो भी विवाद होगा, वो सीधा कौन देखेगा? नवाब देखेगा।
कौन देखेगा? नवाब देखेगा। जो भी झगड़ा होगा वो भारत का जो नवाब नियुक्त किया गया है, जिसको नजमुद्दौला बोलते हैं, याद रखना, नजमुद्दौला देखेगा। ये तमाम नवाब नियुक्त हैं, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला तमाम हुए हैं। तो याद रखना, ये जब दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई थी तो उस समय नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब नियुक्त किया गया था। और बंगाल में सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था? मोहम्मद रजा खां को। ये था सूबेदार। ये क्या था? ये सूबेदार था। ये पैसा वसूलता था। और जब यहां से किसी भी प्रकार का विवाद होता था तो याद रखना, उसको नजमुद्दौला देखता था। ये दोहरी शासन व्यवस्था, दो शासन व्यवस्था। जैसे अगर मैं आज बात करूं, वर्तमान में केंद्र की शासन व्यवस्था और राज्य की शासन व्यवस्था है। केंद्र का अलग कार्य है और राज्य का अलग कार्य है। राज्य सरकार क्या देखेगा? मुख्यमंत्री क्या देखेगी? राज्य की व्यवस्था देखेगी। और केंद्र सरकार क्या देखेगी? केंद्र की व्यवस्था देखेगी। सेम ऐसी ही शासन व्यवस्था को रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में लागू किया है। एक को दीवानी में बांट दिया, दूसरे को फौजदारी। फौजदारी आज भी आप भी कई मुकदमा जाते होंगे और देखते हैं तो उसमें फौजदारी, चले जाइए एसडीएम चाइल्ड में देखिए, तहसील जो भी आपका लगता है, मेरा तो यही लगता है तहसील, तो जाइए एसडीएम के यहाँ देखिए तो वहां पर लिखा हुआ है फौजदारी, लफड़ा, ये सब। यानी कि फौजदारी का मतलब लड़ाई झगड़ा। यहां से किसी भी प्रकार का विवाद होता था तो उसको नवाब संभालेगा। मटेरियल, पैसा कौन रखेगा? पैसा ब्रिटिश सरकार रखेगी, अंग्रेज रखेगा। और यहाँ के लोग को सिर्फ लड़ाया जा रहा था। क्या किया जा रहा था? यहाँ के लोगों को सिर्फ लड़ाने का कार्य किया जा रहा था। और पैसा जो यहाँ के से आमदनी थी उसको वसूल करके जो है डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के पास भेजा जाता था। ये थी भारत की जो है द्वैध शासन व्यवस्था से उठने वाले प्रश्न। मैं आपको यकीन दिलाता हूं प्यारे साथियों कि आप लोग यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को एक नजर में आप जो है मेरे बातों को आप समझिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया। कब लागू किया? 1765 ईस्वी में लागू किया है। इसकी समाप्ति यानी भारत से द्वैध शासन की समाप्ति किसने किया है? वारेन हेस्टिंग। अगर वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल पूछेगा तो 1772 से लेकर 74 तक और 74 से लेकर 85 ईस्वी तक उसका कार्यकाल रहा है। वह एक बार भारत के अंदर गवर्नर के पद पे कार्य किया है और बंगाल का किया है। वो सिर्फ भारत में नहीं आइएगा, क्योंकि भारत में ही बोलता हूं तो इसका मतलब बंगाल भारत में है। तो याद रखना, अगर वो पूछेगा कि बंगाल से ये द्वैध शासन व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया, तो याद रखना वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया बंगाल से। लगाया किसने था? तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया और वारेन हेस्टिंग ने भारत से जो है द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। अब याद रखना, यहां से यह पूछा जाएगा कि बंगाल का सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था? तो मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया गया था। अगर यह पूछा जाएगा कि उड़ीसा में किसको नियुक्त किया गया था? जी हां, उड़ीसा में पूछेंगे तो दुर्लभ राय को बताइएगा। जी हां, उड़ीसा के सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था? दुर्लभ राय को नियुक्त किया गया था। अगर यह पूछा जाएगा कि बिहार का, याद रखना, बिहार का सूबेदार किसको नियुक्त किया गया था? तो राजा सिताब राय को लगाइएगा। किसको लगाइएगा? बिहार में राजा सिताब राय, बंगाल में मोहम्मद रजा खां और उड़ीसा में दुर्लभ राय को नियुक्त किया गया था। प्यारे साथियों, आई होप कि आप लोग द्वैध शासन व्यवस्था से उठने वाले सारे प्रश्नों को तार तार कर देंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग देखिए वीडियो को, और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक लोगों के बीच तक मेरे प्यारे साथियों इसको पहुंचाओ, आगे बढ़ाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जितना अधिक से अधिक हो सके। और प्यारे साथियों, जिस दिन 1000 हमारा कंप्लीट हो गया, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों के लिए 1 घंटे की क्लास निःशुल्क, किसी भी प्रकार की पैसे की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों के लिए निःशुल्क सेवा व्यवस्था होगी। और आज की क्लास को प्यारे साथियों यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।